जय हिंद ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी की सीटेट की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सीटेट का एग्जाम आपका जल्द हो सकता है। एडमिट कार्ड उसका कभी भी उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ सकता है, तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सारे एग्जाम्स अब धीरे धीरे कंडक्ट किए जा रहे हैं। जितने भी एग्जाम्स पोस्टपोन हो गए थे, धीरे धीरे उनकी डेट्स आने लग गई हैं। इवन अब बीएचयू एंट्रेंस का भी डेट आ चुका है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एक सीटेट का ही इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर। और इंग्लिश पेडागोजी का चैप्टर अगर आप प्रिपेयर करते हैं तो साथ ही साथ आपका हिंदी पेडागोजी भी प्रिपेयर हो जाएगा, क्योंकि जस्ट उसका क्या है, ट्रांसलेशन। ये हिंदी पेडागोजी चैप्टर्स आर ऑल्सो सेम इवन, तो वही हम डिस्कस करेंगे। और आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जो मैं आज टॉपिक बताने जा रही हूँ, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा अच्छे से। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा ताकि इजीली आपको समझ आ पाए पूरा कॉन्सेप्ट। तो क्या है टॉपिक आज का, मेजर चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश इन इंडिया। ये आपका 5th या 6th चैप्टर है इंग्लिश पेडागोजी का और हिंदी का भी, कि क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ता है इंडिया में इंग्लिश पढ़ाने वाले शिक्षकों को। तो ये टॉपिक है। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो कंट्री है इंडिया इज अ मल्टीलिंगुअल कंट्री। मल्टीलिंगुअल यानी कि बहुभाषिकता है। इसमें कई सारी भाषाएं बोली जाती हैं, कई सारी लैंग्वेजेस यूज की जाती हैं। इसमें कई सारे, जैसे आपकी इवन क्लास में भी आपने देखा होगा कि जितने बच्चे होते हैं उसमें कोई ना कोई बच्चा ऐसा जरूर होता है जिसको 1 या 2 या फिर उससे ज़्यादा भी लैंग्वेजेस पता होती हैं। तो ये है बहुभाषिकता। तो हमें एज अ टीचर क्या करना होता है कि उसे एज अ रिसोर्स अपनाना चाहिए। एज अ मतलब ये नहीं कि हम बच्चा अगर किसी एक लैंग्वेज में बिल्कुल परफेक्ट नहीं है तो हम उसको उसकी कमी माने। हो सकता है उसकी जो दूसरी लैंग्वेज हो, हम उसको मतलब संसाधन के रूप में अगर प्रयोग करेंगे तो वो बाकी बच्चों के लिए भी बहुत बेनिफिशियल यानी कि यूजफुल होगा। हमें उसे संसाधन के रूप में प्रयोग करना है, उसे उसकी कमी के रूप में नहीं प्रयोग करना है। और हमारे लिए भी एक तरीके की एज अ टीचर आपके लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि आप भी डिफरेंट लैंग्वेजेस को जान पाएंगे और अपनी टीचिंग जो आपकी स्टाइल है उसमें परिवर्तन कर पाएंगे। क्योंकि देखिए अब वो टीचिंग स्टाइल पहले वाली नहीं रह गई है, ट्रेडिशनल टीचिंग जो किताब खोल लिया, लेक्चर दे रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, बोर्ड का यूज़ कर रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। अब बच्चे समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं वो हमें नहीं पता है। तो वैसा वाला मेथड बिल्कुल अब हट गया है, सारे मेथड सब चेंज हो गए हैं। तो ये टॉपिक चलिए डिस्कस करते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस शिक्षकों को इसमें फेस करना पड़ता है, किन किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सबसे पहला तो ये है, देखिए इंडिया में मतलब मल्टीलिंगुअलिज्म तो है ही है, बहुभाषावाद तो है ही है, लेकिन इंग्लिश एक ऐसा टॉपिक है, मतलब एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कई सारी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं टीचर को। तो सबसे पहला जो है वो है ओवर क्राउडेड क्लासरूम्स। क्या चुनौती सबसे पहली मतलब जो टीचर को फेस करनी पड़ती है, ओवर क्राउडेड क्लासरूम। जो क्लासरूम में बच्चों की संख्या, वैसे तो माना गया कि 35 से 40 ही बच्चे होने चाहिए, लेकिन कई सारे ऐसे स्कूल्स भी हैं जिसमें 50 से भी ज़्यादा क्या होती है मतलब बच्चों की संख्या होती है। नंबर ऑफ चिल्ड्रेन आर मोर देन 50। तो उसकी वजह से टीचर को क्या है, एक एक पर्टिकुलर बच्चे को वो क्या मतलब अपना अटेंशन नहीं दे पाता है। एक एक पर्टिकुलर बच्चे को अटेंशन देना बहुत मुश्किल हो जाता है। और वहीं बच्चों में इंग्लिश जो सीखने की जो खुद से मतलब एक तरीके का इंस्पिरेशन आता है, मोटिवेशन आता है कि हाँ मुझे बोलना है, वो चीज़ नहीं आ पाती है और बच्चे इंग्लिश ईजिली नहीं सीख पाते हैं। ऐसा पब्लिक स्कूल, ये जो प्राइवेट स्कूल्स में वो है उसमें तो इजीली बच्चे सीख जाते हैं, लेकिन जितने भी आपके गवर्नमेंट स्कूल हैं उसमें आपने देखा होगा कि बहुत मतलब बच्चों को बहुत मुश्किल होती है इंग्लिश सीखने में। चलिए दूसरा देख लेते हैं, स्कूल एनवायरनमेंट। अभी वही स्कूल एनवायरनमेंट यानी कि जो स्कूल का एनवायरनमेट है, कैसा वहाँ का वातावरण है। तो स्कूल में भी देखिए जितने भी गवर्नमेंट स्कूल की आपने स्थिति देखी होगी वो बहुत अच्छी नहीं है। इवन एनवायरनमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं दिया जाता है। टीचर्स इंग्लिश पढ़ाते हैं, बस वो वर्ड पर्टिकुलर यूज़ करते हैं, वो लैंग्वेज यूज़ नहीं करते हैं। और इंग्लिश ऐसी चीज़ है कि हम अगर बुक उठा करके सोचें कि हम सीख जाएंगे तो ये नहीं होगा। जब तक हम उसे अपने बातचीत में शामिल नहीं करेंगे, कॉन्वर्सेशन में शामिल नहीं करेंगे, तब तक हम इस लैंग्वेज को नहीं सीख पाएंगे। क्योंकि है ये बहुत कठिन नहीं, बहुत ही ईजी है, लेकिन ज़रूरी है कि इसकी प्रैक्टिस की जाए। तो वही चीज़ लैक हो जाती है क्योंकि स्कूल का एनवायरनमेंट वैसा नहीं होता है। जितने भी टीचर्स होते हैं आप मतलब उस तरीके से नहीं पढ़ाते हैं, बस डायरेक्ट बुक में
मतलब ही इज़ अ बॉय, बस ही इज़ अ बॉय ही बोलेंगे। उसके बाद अगर बच्चों को बोलना हो कि इसे कॉपी में लिखो तो उसको हिंदी में बोलते हैं कि इसे कॉपी में लिखो। दे विल नॉट स्पीक कि राइट डाउन इन योर नोटबुक, ऐसा नहीं होता है। और घर का भी एनवायरनमेंट बच्चों का वैसा नहीं हो पाता है कि घर पे भी बच्चे जा कर के बोल पाएँ। इंग्लिश का माहौल नहीं होता है, कहीं कहीं बस बोर्ड पे, दुकानों पे इस तरीके से आपको इंग्लिश वर्ड दिख जाएगा, अदरवाइज ऐसा एनवायरनमेंट बच्चों को नहीं मिल पाता है। नेक्स्ट इज लैक ऑफ स्टडी मटेरियल। लैक ऑफ स्टडी मटेरियल, गवर्नमेंट स्कूल्स में क्या होता है, स्टडी मटेरियल्स की भी कमी होती है। उसमें आप बच्चों को किताबें तो दे दी जाती हैं, टीचर्स के पास मोटी मोटी बुक्स होती हैं, बट जो स्टडी मटेरियल जो प्रॉपर है हर एक बच्चे की मतलब उसकी क्वालिटी को समझते हुए जो हमारे पास मटेरियल होना चाहिए गवर्नमेंट स्कूल्स में, वो नहीं होता है। जैसे ऑडियो विजुअल एड्स हुआ, बच्चों को टेप रिकॉर्डिंग के थ्रू अगर सुना करके, चार्ट के थ्रू, मॉडल के थ्रू, इस तरीके से अगर आप बच्चे को बहुत इंटरेस्टिंग बना करके उसको समझाएंगे तो बच्चे को जो उस सब्जेक्ट से फोबिया है, डर है, वो खत्म होगा। लेकिन स्टडी मटेरियल की कमी होने की वजह से और शिक्षक भी मतलब इंटरेस्टेड नहीं रहते हैं कि अपनी टीचिंग स्टाइल को बदलें। वो तो बस एक ही पैतरा जो स्टार्टिंग में अपनाते थे वही अपनाएंगे। एक बार जॉब मिल गई उसके बाद तो बच्चे समझे या ना समझे उनसे उनको कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट, फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स। फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स यानी कि गलत पढ़ने की जो आदत होती है बच्चों में। देखिए फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स होती है, यहाँ पे क्या है, इंग्लिश मतलब एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, उसका भी अलग से एग्ज़ाम होता है। अब एग्ज़ाम का सिलेबस, टीचर के सर पे ये बोझ होता है कि उसे सिलेबस कंप्लीट करवाना है। अब अगर टीचर सिलेबस में क्या है, क्लास के अकॉर्डिंग उसका लेबल होगा, जैसे नाउन पढ़ाना है, लेकिन बच्चे को नाउन पढ़ने से पहले सबसे पहले क्या पता होना चाहिए कि वर्ड क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, अल्फ़ाबेट क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, वॉवल्स क्या होते हैं। तो ये सभी चीज़ें अगर नहीं पता रहेंगी और डायरेक्ट वो नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इन सभी चीज़ों पे आ जाएगा तो वो चीज़ उसके लिए मुश्किल होगी। तो फॉल्टी रीडिंग हैबिट्स, क्योंकि बच्चे ने वो शुरुआत से नहीं सीखा है, वो माहौल नहीं मिला है, तो बच्चे की रीडिंग हैबिट भी गड़बड़ होती है, वो नहीं समझ पाता है, तो आगे का भी उसके लिए समझना मुश्किल होगा। नेक्स्ट है लर्निंग इंग्लिश वोकैबलरी। अब वोकैबलरी यानी शब्दावली, जो वर्ड मीनिंग होती है, नए नए जो वर्ड्स होते हैं। अब इंग्लिश वोकैबलरी इतना वास्ट है, इतना बड़ा है ये कि इवन हम या आप ये भी चाहें, अगर आप मतलब ये कंफर्म हो कि आप भी नहीं कह सकते हैं कि आपको सारी वोकैबलरीज पता है। इवन मैं भी नहीं कह सकती हूँ कि मुझे सारी वोकैबलरीज पता है, क्योंकि ये इतना वास्ट है कि ये लर्न करना बहुत ही मुश्किल है। हाँ, इसे किसी हद तक हम सीख सकते हैं, लेकिन जब तक हम इसे अपने प्रयोग में लाएंगे, जब तक कॉन्वर्सेशन में अपने लाएंगे, तभी हो पाएगा ये चीज़, तभी इजीली कुछ हम सीख सकते हैं, अदरवाइज मुश्किल होगा। नाउ नेक्स्ट, तो इंग्लिश वोकैबलरी इसलिए बच्चों के लिए भी डिफ़िकल्ट हो जाती है, क्योंकि टीचर भी क्या है, बच्चों से हिंदी में ही बात करेंगे और वोकैबलरी इसका यूज़ नहीं करते हैं। नेक्स्ट है एग्ज़ाम ओरिएंटेड। एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैंने बताया एग्ज़ाम बेस्ड होता है, इंग्लिश को भी एज अ सब्जेक्ट माना जाता है जैसे हिंदी, साइंस, और होना भी चाहिए ऑब्वियसली, क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है। हम किसी भी अन्य देशों में जाते हैं, अगर वहाँ की भाषा नहीं भी पता है, इंग्लिश भी आपको पता है, तो आप वहाँ के माहौल में सर्वाइव कर पाएंगे। तो एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है, लेकिन अब यही एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने की वजह से क्या है, बच्चों के ऊपर एक बोझ सा आ जाता है। और एग्ज़ाम ओरिएंटेड होता है तो टीचर भी उसी तरीके से प्रिपरेशन कराएगा, आपको नोट्स बनवाएंगे टीचर्स, बोर्ड पे लिखेंगे, इस तरीके के काम होते हैं। और जो जितना जनरल कॉन्वर्सेशन होता है बच्चों से, वो चीज़ लैक कर जाता है, वो नहीं यूज़ हो पाता है। तो ये चीज़ की कमी हो जाती है यहाँ पे एग्ज़ाम ओरिएंटेड होने की वजह से। नेक्स्ट है लर्नर्स एबिलिटी। लर्नर्स एबिलिटी यानी कि जो सीखने वाला जो बच्चा है उसकी योग्यता भी, मतलब उसकी अलग अलग, बच्चों की अलग अलग एबिलिटी होती है। और कुछ बच्चे जो हैं डिसेबल भी होते हैं, मतलब हैंडीकैप्ड, कुछ बच्चे हैंडीकैप्ड होते हैं, कुछ बच्चों को कोई क्रॉनिक इलनेस है, किसी बच्चे को किसी और चीज़ में दिक्कत है। तो कई सारी, जैसे मैंने बताया था लर्निंग डिसेबिलिटीज़, डिसलेक्सिया होता है जिसमें पढ़ने में दिक्कत आती है, डिस्ग्राफिया लिखने में, डिस्पेजिया है लैंग्वेज वगैरह में, तो ये सभी चीज़ों में दिक्कत आती है। तो अलग अलग लर्नर की अलग अलग एबिलिटी होती है। तो वही चीज़ यहाँ पे एक तरह से चुनौती है, क्योंकि क्लास में हर एक बच्चे को पहचानना ये बहुत ही मुश्किल काम होता है एज अ टीचर। तो ये सभी चुनौतियाँ हैं जो एक शिक्षक को फेस करनी पड़ती हैं इंग्लिश के क्लासरूम में पढ़ाते वक्त। अब देखिए कुछ सजेशन क्या है, एक मैं बताती हूँ, ये भी आपका एक पार्ट ही है।
सजेशन जैसे कि पहले तो आप ये नहीं कि क्लास में गए, सपोज आपका फर्स्ट डे है क्लास में, ये नहीं कि आपने सीधे बुक उठाया, पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, अपना लेक्चर दिया, चैप्टर कंप्लीट किया और चले गए क्लासरूम से। सबसे पहले हमारा क्या एम होना चाहिए, हमें वी शुड आइडेंटिफाई, हमें बच्चों की एबिलिटी को आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हर एक बच्चा किस एबिलिटी में है, किस एबिलिटी का है, मतलब वो किस तरीके से समझता है। तो उस तरीके से अगर एक एक बच्चे की एबिलिटी को आप मतलब पता कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे, तो उसके आधार पे आपको अपनी टीचिंग स्टाइल भी बदलनी होगी। और अगर अपनी टीचिंग स्टाइल बदल ली हर एक बच्चे की मतलब आवश्यकता अनुसार, तो आपकी टीचिंग बेस्ट कहलाएगी। तो ये एक हो गया क्लासरूम में। अब आपने बच्चे की एबिलिटी को डायग्नोस कर लिया, मतलब उसकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसका आपने डायग्नोस कर लिया। अब आपको क्या है, अपना लेसन प्लान बनाते वक्त सबसे पहले उस जो हमने रिकॉर्ड बनाया है उस रिकॉर्ड को देख करके ही हमें लेसन प्लान बनाना है। ये नहीं कि हमने हाई फाई बस स्टार्ट कर दिया बच्चे की एबिलिटी को ध्यान में न रखते हुए, तो वो टीचिंग कभी भी आपकी सक्सेसफुल नहीं कहलाएगी। तो ये सभी चीज़ें हैं। बच्चों की कई सारी डिसेबिलिटीज़ भी होती हैं, वो मैंने बताया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, ये मैंने वीडियो भी एक बनाया हुआ है, उसको ज़रूर आप देखिए। और जितना ज़्यादा हो सके आपके क्लास में जितना भी मल्टीलिंगुअल बच्चे हैं, बहुभाषावाद है, उनको एज अ रिसोर्स समझिए। इस तरीके से आप भी अपने आप को क्या कर पाएंगे, इम्प्रूव कर पाएंगे, और बच्चे जो हैं अच्छे से सीख पाएंगे। स्टार्टिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों से उनके मदर लैंग्वेज में ही, मदर टंग में ही कन्वर्स करिए, बातचीत करिए, तभी बच्चा आपसे कनेक्टेड फील करेगा। बच्चा आपसे कनेक्टेड फील करेगा और खुल करके आपको अपनी परेशानी बता पाएगा। ये है। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आप भाषा सिखा रहे हैं तो केवल किताबी ज्ञान से काम नहीं चलेगा। आपको क्या है, उसको मतलब उस भाषा में आपको कन्वर्स करना पड़ेगा। स्पेशली आई एम टॉकिंग अबाउट इंग्लिश। तो इंग्लिश आपको छोटे छोटे सेंटेंसेस से आप स्टार्ट करिए बच्चों से बात करना, उनकी जो डेली रूटीन है उसके बारे में बात करके इंग्लिश में ही बात करिए। तो छोटे छोटे सेंटेंसेस से, छोटे छोटे वाक्यों से, उनकी डेली लाइफ से कनेक्ट करके, रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस से कनेक्ट करके अगर आप बच्चों को मतलब इस तरीके से सिखाएंगे तो बच्चा सीखेगा। और सबसे पहली चीज़ हमें क्या ज़्यादा जरूरी है कि बच्चों के दिमाग से इंग्लिश का फियर हटाना, क्योंकि वही सबसे बड़ी चीज़ होती है, बच्चे पहले ही डर जाते हैं। तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। और ये है इस मतलब कॉन्सेप्ट, इससे रिलेटेड आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और एग्ज़ाम भी जल्द ही होने वाला है, सारे एग्ज़ाम हो रहे हैं। बस ये है कि आपको अपनी सुरक्षा के साथ जाना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत स्पेशल वहाँ पे नहीं अवेलेबल शायद कराया जाए। बीईओ के एग्ज़ाम में भी यही हुआ था, अलग से ना कोई सैनिटाइज़र ये सब का मतलब नई सुविधा दी गई थी। इवन इन्विजिलेटर्स भी जो थे बिना मास्क लगाए हुए छींक रहे थे, खांस रहे थे। तो ये सभी चीज़ें हैं। बहुत ज़्यादा सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन नहीं किया गया, एक एक बेंच पे दो दो लोग थे। तो ये सभी चीज़ें आपको अपनी खुद सुरक्षा देखनी होगी। आपकी सुरक्षा आपके हाथों में स्वयं है, तो इसका ध्यान रखिए और अपनी तैयारी जारी रखिए। देखिए, हम ये भी नहीं कह सकते हैं, इवन बीईओ के एग्ज़ाम में तो ऐसा हुआ था कि सेंटर भी नहीं चेंज किए गए थे। न्यूज़पेपर में आए हुए कई जगह धांधली भी हुई है, कई जगह फ्रॉडिया लोग भी पकड़ाए गए हैं। तो ये सभी चीज़ें हैं, लेकिन देखिए हम अपनी तैयारी तो कम नहीं कर सकते हैं। आखिर भगवान के घर में देर है बट अंधेर नहीं है। आपको सफलता एक न एक दिन जरूर मिलेगी। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, और थैंक यू सो मच।